ये हैं वो सारे ईस्टर एग्स एंड कैमियोस जो हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिले हैं। आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। अगर आपने अब तक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड नहीं देखी है तो आप पहले मूवी देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। मूवी में हमें न्यू थंडरबोल्ट रॉस से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसे पहले विलियम हर्ट प्ले करते थे, बट उनकी डेथ के बाद हैरिसन फोर्ड को इसमें रिकास्ट कर लिया गया। एंड यहाँ थंडरबोल्ट रॉस यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है और अपनी विक्ट्री स्पीच में वो थेनोस के स्नैप और ब्लिप का रेफरेंस देता है और सेलेस्टियल टाइमेट के ऊपर बात करता है, जिसे हमने इटर्नल्स में देखा था। हमें रॉस का एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है जहां पर हैरिसन फोर्ड के रॉस के पास भी उसकी क्लासिक मूछें हैं और उसे द हल्क हंटर कहकर भी मेंशन किया गया है। द इनक्रेडिबल हल्क से हार्लम में हल्क वर्सेस अबॉमिनेशन की फाइट का रेफरेंस भी यहाँ था। कैप्टन अमेरिका के मिशन में हमें ये बताया जाता है कि उसे उसके न्यू विंग्स एंड सूट वकांडा से मिले हैं। ये हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से पता था, बट इनके जिन्हें नहीं पता था तो ये रेफरेंस उनके लिए था। कैप्टन की शील्ड के साथ उसका सूट एंड विंग्स भी वाइब्रेनियम से बने हुए हैं, जो ब्लैक पैंथर के सूट की तरह काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेड विंग भी इस मूवी में हमें वापस देखने को मिलता है। एंड देन एंट्री होती है कुछ विलन्स की, जहां जियन कार्लो का कैरेक्टर सरपेंट सोसाइटी का लीडर साइड वाइंडर है, बट यहाँ इसे सरपेंट सोसाइटी नहीं, ओनली सरपेंट कहकर मेंशन किया गया है। और ये टफ गाय जिसके साथ कैप्टन फाइट करता है वो सरपेंट सोसाइटी का मेंबर कॉपर हेड होने वाला था, बट सरपेंट सोसाइटी को हटाकर यहाँ पर ओनली सरपेंट कहा गया है। और इसीलिए पहले इस मूवी में कुछ और सरपेंट सोसाइटी के मेंबर्स भी होने वाले थे, लाइक सेथ रॉलिंस किंग कोबरा प्ले करने वाले थे, रोजा सालाजार डायमंड बैक प्ले करने वाली थी, बट उनके रोल्स को मूवी से कट कर दिया गया। वॉकिन टॉरिस को हम मूवी में एज द न्यू फाल्कन देखते हैं। एंड सैम विल्सन जब कॉपर हेड के साथ यहाँ पर फाइट करता है तो वो अपनी शील्ड एंड गॉगल्स को साइड कर देता है और अपने विंग्स का यूज भी फाइट में नहीं करता, जो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की इस फाइट का रेफरेंस था, जहाँ स्टीव लीपर्ड से फाइट करते टाइम अपने हेलमेट को ड्रॉप कर देता है और शील्ड का यूज भी नहीं करता और वो प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे हराता है। और सैम स्टीव की तरह शील्ड को क्लासिक किक करके उठाता है और अपनी बैक पर रखता है। और इस सीन में हमें थंडरबोल्ट रॉस की वाइफ कैरन ली रॉस का ग्रेवस्टोन देखने को मिलता है। वॉकिन सैम से कहता है कि वो एंटमैन से कब मिलेगा, तो ये फाल्कन एंड एंटमैन की उस फाइट का रेफरेंस है जब वो दोनों पहली बार यहाँ मिलते हैं। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से आइजाया ब्रैडली भी यहाँ रिटर्न करते हैं, जिन्हें सैम ओजी कहकर बुलाता है बिकॉज वो हिस्ट्री के फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका रहे हैं। आइजाया भी एक सुपर सोल्जर हैं जिन्हें कई सारे मिशंस में भेजा गया था, स्पेसिफिकली कोरियन वॉर में, बट यहाँ ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपनी टीम की जान बचाई और मिशन फेल हो गया, जिसके बदले में उन्हें 30 साल तक जेल में रखा गया। बट सैम विल्सन उन्हें वो रिस्पेक्ट वापस दिलाता है जो वो डिजर्व करते हैं। एंड आइजाया ब्रैडली यहाँ पर पंचिंग बैग्स की चेन को तोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे फर्स्ट एवेंजर में स्टीव रॉजर्स पंचिंग बैग की चेन को तोड़ता है। सैम मेंशन करता है कि कैसे सोकोविया कर्ट्स के टाइम पर रॉस उसके नैट एंड स्टीव के पीछे पड़ा था। सैम रॉस के बिना मूंछों वाले लुक के बारे में बात करता है और रॉस कहता है कि इलेक्शन जीतने के लिए मूंछों का जाना जरूरी था। एंड हम देखते हैं कि एवेंजर्स अब भी डिसअसेंबल्ड हैं और रॉस चाहता है कि सैम एवेंजर्स को दोबारा असेंबल करे। एंड देन हमें यहाँ सोकोविया कर्ट्स का डायरेक्ट रेफरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर सैम रॉस के इस ऑर्डर से डिसएग्री करता है। एंड सैम विल्सन मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है, वो स्पेनिश, जापानीज, फ्रेंच, अरेबिक सारे लैंग्वेजेस बोलता है। एंड यहाँ वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज टाइमर्ट से रिसोर्सेज गेन करना चाहती हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड के मोस्ट वर्सेटाइल मेटल एडामेंटियम से बना हुआ है। बट एडामेंटियम का सबसे पहला हार्वेस्टेड वर्जन द सरपेंट ने चुरा लिया है, बट कैप्टन इसे वापस ले आता है। और रॉस कहता है कि एडामेंटियम मेडिसिन में भी काफी यूजफुल है, जो कि वेपन एक्स जैसी रिसर्च फैसिलिटी का हिंट हो सकता है, बिकॉज वुल्वरीन का स्केलेटन भी एडामेंटियम से बना हुआ है। सो ये एमसीयू में वेपन एक्स प्रोग्राम की शुरुआत हो सकती है, जहां म्यूटेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर ह्यूमन वेपन्स में टर्न किया जा सकता है। एंड एमसीयू में ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सैम विंटर सोल्जर के उन ट्रिगर्ड वर्ड्स को मेंशन करता है जिससे हाइड्रा बकी का माइंड कंट्रोल करता था, क्योंकि आइजाया ब्रैडली के साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस वजह से वो रॉस के ऊपर फायरिंग करता है। और सैम विल्सन के डेस्क पर हम उसकी कुछ ओल्ड फोटोज देखते हैं, लाइक उसके विंगमैन राइली के साथ उसकी ये फोटो। देन एंट्री होती है रोथ के कैरेक्टर की, जो कि कॉमिक्स में इजरायली म्यूटेंट सुपर हीरो साब्रा है, लेकिन यहाँ वो एक एक्स ब्लैक विडो है जिसे रेड रूम में ट्रेन किया गया था, जस्ट लाइक नताशा रोमनॉफ एंड येलेना बेलोवा। और कैंप एको 1 नाम की सीक्रेट मिलिट्री ब्लैक साइट में द लीडर को कैद किया हुआ है, जहां कॉमिक्स में ब्रूस बैनर को भी कुछ टाइम के लिए रखा गया था। मूवी में द लीडर मिस्टर ब्लू नाम के सॉन्ग को प्ले करके लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है, जो कि द इनक्रेडिबल हल्क में उसके यूजर नेम का रेफरेंस है जब वो इंटरनेट पर ब्रूस बैनर से बात करता है। हमें सैमुअल स्टन्स के कॉलेज की कुछ ओल्ड फुटेजेस भी देखने को मिलती हैं। और साइड वेंडर यहाँ बताता है कि द इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स के बाद सरपेंट ने ही द लीडर को उठाया था और रॉस तक पहुंचाया था, और कॉमिक्स ने ब्लैक विडो स्टन्स को पकड़कर शील्ड को देती है। बात हो रही है ब्लैक विडो की, तो ब्लैक विडो में हमें ये पता चलता है कि रॉस को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से वो मरने वाला है और सैमुअल स्टन्स उसके हार्ट के लिए क्योर बनाने में उसकी हेल्प कर सकता है। देन आता है बकी बार्न्स का कैमियो, जो कि वॉकिन टॉरिस के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में सैम से मिलने आया था।
और यहाँ हम देखते हैं कि बकी एक पॉलिटिशियन है जो इलेक्शन लड़ने वाला है। सो थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के टाइम पर भी हम उसे एज अ पॉलिटिशियन ही देखेंगे। यहाँ सैम और बकी की छोटी सी कन्वर्सेशन होती है जहाँ सैम बकी से कहता है कि मुझे सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था बिकॉज वो स्टीव की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट बकी उसे समझाता है और कहता है कि स्टीव ने लोगों को बिलीव करने के लिए कुछ दिया था, बट तुम लोगों को एस्पायर करोगे क्योंकि तुम लोगों के लिए रिलेटेबल हो। लोग तुम जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए तुम स्पेशल हो, तुम्हें सुपर सोल्जर सीरम की जरूरत नहीं है। और सैम उससे मजाक में कहता है कि क्या तुम्हारे स्पीच राइटर ने तुम्हें ये लिख कर दिया है, जो कि विंटर सोल्जर का रेफरेंस है, जहाँ पर सैम स्टीव रॉजर्स से भी सेम यही चीज कहता है। हम फोन पर बेटी रॉस की आवाज सुनते हैं जो कि फोन पर अपने डैड थंडरबोल्ट रॉस से बात करती है। देन पता चलता है कि द लीडर को रॉस ने 16 सालों से पकड़ कर रखा है, बट द लीडर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके रॉस से रिवेंज लेता है और उसकी पिल्स में गामा रेडिएशन फ्यूज करता है ताकि वो रेड हल्क में टर्न हो जाए और अपनी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दे। और एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा ही होता है। रॉस अपनी स्पीच के टाइम पर रेड हल्क में टर्न होता है और रेड हल्क के पास उसका हीटिंग फैक्टर भी है, जिस वजह से उसकी आसपास की सारी चीजें जलने लगती हैं। और इसी फाइट में रेड हल्क वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को सॉलिड डैमेज पहुंचाता है। बट ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने ऐसा होते हुए देखा था। सैम का ये सोल्जर फ्रेंड जिसे द लीडर बाद में मार देता है, इसका नाम डेनिस डम्फी है, जो शायद एमसीयू का डेमोलिशन मैन होने वाला था। और रेड हल्क का ये थंडर क्लैप मूव हम कैसे मिस कर सकते हैं, जो कि हल्क का आइकॉनिक सिग्नेचर मूव है। एमसीयू में हमने इसे कई बार देखा है। एंड देन आता है सैम विल्सन एंड रेड हल्क की फाइट के बाद का ये सीन, जहां पर सैम रेड हल्क को काम डाउन करता है। ये सीन मुझे हल्क और नताशा की याद दिलाता है, बट ये एक्चुअल में सैम की ग्रुप थेरेपी का रेफरेंस है, जब वो स्टीव को ज्वाइन करने से पहले पास्ट में लोगों को एज अ काउंसलर थेरेपी देता था। और यही वो अल्टीमेट रीजन है जिस वजह से स्टीव ने सैम को नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका चूज किया। रॉस एंड द लीडर को राफ्ट प्रिजन में डाल दिया गया है, जो कि सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स के लिए एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। इस राफ्ट प्रिजन को हमने सिविल वॉर में भी देखा था। एंड फाइनली आता है बेटी रॉस का कैमियो, जहां वो इसी राफ्ट में अपने डैड थंडरबोल्ट रॉस से मिलने आती है। और सैम ने कंफर्म कर दिया है कि वो एवेंजर्स को रीअसेंबल करने वाला है क्योंकि वर्ल्ड को उनकी जरूरत है। और एंड में वॉकिन सैम से कहता है कि क्या वकांडा तुम्हारी तरह मुझे भी एक अपग्रेडेड विंग सूट दे सकता है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में द लीडर सैम को वार्न करता है कि अदर वर्ल्ड्स इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली मल्टीवर्स एंड इंकर्जन का रेफरेंस है, जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, जहां सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गाइस, ये थे वो सारे ईस्टर एग्स एंड कैमियोज जो हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिले हैं। और अगर इसके अलावा भी आपने कोई हिडन डिटेल नोटिस की है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।